हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ ऋषि जैन। एज यू नो, एचआरडी मिनिस्टर्स ने हमारा जो जेई मेंस का एग्जाम है उसकी डेट रिलीज कर दी है और उसकी जो डेट है आपके पास वो 18 to 23 का डेट है। उसमें से किसी भी दिन किसी भी पर्टिकुलर कैंडिडेट का एग्जाम हो सकता है। इट डिपेंड्स कि कौन सी डेट किस कैंडिडेट को मिल सकती है। अब देखिए, आपके पास जो टोटल है 75 डेज हम अप्रोक्सीमेटली लगा के चलते हैं कि आपके पास हैं और आपने उसे अच्छे से यूटिलाइज करना है। आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्होंने प्रिपेयर नहीं किया होगा, कुछ मीडियम लेवल पे होंगे, कुछ हायर लेवल पे होंगे कि जिन्होंने काफी कुछ प्रिपेयर कर रखा होगा। तो मतलब आप जिन्होंने प्रिपेयर कर रखा है वो अपनी चीजों को आगे कैसे पॉलिश कर सकते हैं, और जो मीडियोकर लेवल पे हैं देन वो कौन से टॉपिक और प्रिपेयर करें, कौन से ना करें प्रिपेयर। देन आज हम कंप्लीट इसके बारे में फिजिक्स से रिलेटेड डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो स्टूडेंट, फिजिक्स का मैंने जो डिस्ट्रीब्यूशन किया है बेसिकली क्लास वाइज कर दिया है। ये क्लास 12 के लिए किया है और एक क्लास 11th के लिए किया है। तो क्लास 12 में सबसे पहले हम इजी मोड के बारे में डिस्कशन करेंगे कि जो मेनली स्टूडेंट्स कवर अप कर लेते हैं। वैसे तो मैंने क्लास 12 में कोई इतना इजी और डिफिकल्ट मोड पे नहीं लिया है, बट फिर भी मैं उसमें कुछ टॉपिक्स डिस्कस करूंगा। बट सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए अबाउट द चैप्टर वाइज कि आपके लिए कौन से ज्यादा करने इजी रहेंगे, कौन से डिफिकल्ट रहेंगे। पर स्टूडेंट, एक चीज होती है 12th का आप अपने बोर्ड एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करते हो, तो स्टूडेंट क्या होता है कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए ज्यादा क्यूरियस होता है और जिसकी वजह से क्या होता है कि वो कॉम्पिटिटिव में भी उसमें अच्छा कर जाता है। मतलब जितना बच्चे का 12th अच्छा होता है उतना 11th में वो बेटर नहीं करता। तो रीजन उसका यही है, बिकॉज ऑफ बोर्ड एग्जाम्स। तो सबसे पहले मैं 12th का ही डिस्कस करने जा रहा हूं। तो जो 12th में आपके पास बेसिकली टॉपिक्स हैं चैप्टर वाइज, वो हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको चैप्टर्स के बारे में बताने जा रहा हूं। तो आपके पास जैसे देखिए, जो चैप्टर 1 हमने लिया है इसमें वो करंट इलेक्ट्रिसिटी लिया है। उसमें से आपके पास 1 क्वेश्चन आने का चांस है कि इसमें से 1 क्वेश्चन आता है और इसे आप अपने इजी वे में प्रिपेयर कर भी सकते हो। और एक नेक्स्ट चैप्टर है एसी, ऑल्टरनेटिंग करंट। अगर आप ये प्रिपेयर करोगे देन यू कैन डू वेरी वेल। इसमें से भी एक क्वेश्चन आने का चांसेस होता है। मतलब ये वो चैप्टर है कि जो बच्चा इजिली प्रिपेयर कर सकता है अगर वो कॉम्पिटिटिव में अच्छा करना चाहता है, या ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने कुछ अभी तक नहीं भी प्रिपेयर किया देन वो इन चैप्टर्स को करके अच्छा कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट वी कम टू द सेक्शन मॉडर्न फिजिक्स। मॉडर्न फिजिक्स में जनरली स्टूडेंट हमारे 3 to 4 क्वेश्चंस आ जाते हैं, बट 3 तो 101% है। एवरी ईयर एग्जाम में आते जाते हैं जो हम पेपर की एनालिसिस करके डिस्कस कर सकते हैं। तो आपके पास इसमें से 3 क्वेश्चंस जेईई मेंस में आते ही आते हैं। तो उसमें से जो टॉपिक्स हैं हमारे पास, जैसे रेडियो एक्टिविटी है। रेडियो एक्टिविटी में जैसे हाफ साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, हाफ लाइफ से रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं, जनरली वो एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट जैसे एक्सरे है, एक्सरे में कॉन्टिन्यूस एक्सरे, कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सरे, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर भी आपके पास क्वेश्चन आ जाता है एंड दीज आर द वेरी इजी कॉन्सेप्ट जिसमें आप क्या कर सकते हो, अच्छा स्कोर कर सकते हो। एक आपके पास है एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपके पास स्पेक्ट्रम और जनरली उसके रेडियस से रिलेटेड क्वेश्चन आपके पास आते हैं। मतलब स्पेक्ट्रम और रेडियस से रिलेटेड। अब स्टूडेंट कुछ ऐसे हैं कि कुछ सोचेंगे रिड्यूस मास से रिलेटेड, एटॉमिक कोलिजन से रिलेटेड, ये भी तो टॉपिक आ सकते हैं। बट स्टूडेंट ऑलवेज रिमेंबर कि मैं किसकी बात कर रहा हूं, आपके पास जेई मेंस की बात कर रहा हूं, जेई एडवांस की बात नहीं कर रहा। क्योंकि जेई एडवांस में हमारे पास थोड़ा एडवांस लेवल के टॉपिक्स आ जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि जो मैंने रिड्यूस मास के बारे में बोला, एटॉमिक कोलिजन्स के बारे में बोला है कि वो वाले आर्टिकल हमारे पास जेई मेंस में नहीं आ सकते। मैं मोस्टली जो जनरली देखने को मिलते हैं टॉपिक जिनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। तो आपके पास क्या है, इसमें स्पेक्ट्रम और रेडियस से रिलेटेड एटॉमिक स्ट्रक्चर में से क्वेश्चन आ सकते हैं। रिड्यूस मास का भी क्वेश्चन आ सकता है, बट उसके चांसेस कंपैरेटिवली कम होते हैं और एडवांस लेवल पे ज्यादा होते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सेमीकंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। इसमें से भी आपके पास एक क्वेश्चन आने का चांस होता है। और ये आपके पास जितने भी मैंने 1 2 3 4 मतलब ये ऐसे चैप्टर हैं जो आप इजिली लेवल पे प्रिपेयर कर सकते हो और आपके अच्छे मार्क्स इसमें आ सकते हैं। मतलब अगर आप इसको कवर अप करोगे देन आपके 1 2 3 मींस 5 6 क्वेश्चंस यहां तक प्रिपेयर हो जाते हैं।
नाउ नेक्स्ट टू द इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का स्टूडेंट कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन इजी मोड में भी आ जाता है और डिफिकल्ट मोड में भी आ जाता है। मतलब जब आप इसको प्रिपेयर करते हो ना, तो ये एक चैप्टर जो है वो बहुत ज्यादा लेंथी है, और अगर ये चैप्टर लेंथी है तो लेंथी होने की वजह से क्या है कि इसमें टाइमिंग बहुत ज्यादा लगता है। तो इसकी वजह से हम क्या कहते हैं कि अगर आप इसे बाद में प्रिपेयर करो इट विल बी गुड फॉर यू। बट कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जिनका इलेक्ट्रोस्टैट बहुत अच्छा होता है, क्योंकि देखिए हमेशा याद रखिए जो कुछ डिफिकल्ट टॉपिक्स हैं अगर आपके अच्छे लेवल पे प्रिपेयर्ड हैं, क्योंकि अगर बच्चा देखो प्रिपेयर कर रहा है ऑलरेडी, तो कुछ टॉपिक्स आपके क्या होते हैं, अच्छे होते हैं, आपकी उनके ऊपर अच्छी कमांड होती है, देन उन्हें आपको कम टाइम देना चाहिए, मतलब टाइम दो, उनके क्वेश्चंस ट्राई करो अच्छे से। पर जो टॉपिक्स आपने प्रिपेयर नहीं करे हैं उनको भी आपने क्या करना है, टाइम देना है। मतलब जैसे इजी लेवल के टॉपिक हैं वो आप कम टाइम में अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। तो इलेक्ट्रोस्टैट जनरली मैंने लास्ट में इसलिए लिया क्योंकि इसमें क्या है, काफी लेंथी प्रोसीजर है, मतलब इसमें टाइमिंग ज्यादा लगता है, इसलिए मैंने इसको बाद में रखा। इतना डिफिकल्ट नहीं है बट टाइमिंग ज्यादा लगता है। नाउ नेक्स्ट इज ऑप्टिक्स। ऑप्टिक्स में जनरली आपके पास YDSC और हाइगन प्रिंसिपल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब YDSC में क्वेश्चन आपके पास क्या आते हैं कि जैसे हाइगन प्रिंसिपल से रिलेटेड क्वेश्चंस आ गए, इंटरफेरेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, और कई बार हमारे पास क्या होता है डाइफ्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछ ले जाते हैं। बट ये ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके ऊपर हमें बहुत अच्छी कमांड चाहिए होती है, एक्सपेरिमेंटल नॉलेज भी चाहिए होती है, तो इसलिए हमारे थोड़ा डिफिकल्ट मोड पे आते हैं। मतलब अगर आपके पास टाइम है, आप अच्छा टाइम दे सकते हो और आपके कवर अप हो गए हो, देन यू कैन ट्राई। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी बहुत अच्छा प्रिपेयर कर चुके हैं, तो उन्होंने ऑलरेडी ये वाले टॉपिक्स प्रिपेयर किए होंगे। बट ये थोड़ा क्या होते हैं, स्टूडेंट हमारे डिफिकल्ट मोड में आते हैं, तो पहले आपको इजी एंड देन डिफिकल्ट मोड पे आना है। बिकॉज अगर मैं डायरेक्टली डिफिकल्ट कर लूंगा देन इट विल बिकम डिफिकल्ट फॉर मी टू प्रिपेयर फॉर एग्जाम। सो प्लीज आपने इस चीज का जरूर ध्यान रखना है। तो आपका जो एक क्वेश्चन है वो YDSC में से आ जाता है। नाउ नेक्स्ट इज डॉपलर इफेक्ट। डॉपलर इफेक्ट आपके पास लाइट में भी होता है, आपको पता है साउंड में भी होता है। लाइट में तो वो ऑप्टिक्स में लाई करेगा, और अगर साउंड में होगा तो साउंड में वो कौन से चैप्टर से आपके पास रिलेट करेगा, साउंड में वो रिलेट करेगा आपके पास जो आपके पास वेव्स एंड ऑसिलेशन का चैप्टर है, SHM वाला चैप्टर है, उसमें रिलेट करेगा। तो उसमें बेसिकली आपके पास क्वेश्चन जो होते हैं मूविंग प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, एक्सेलरेटेड प्लेटफॉर्म से रिलेटेड, सोर्स एंड ऑब्जर्वर से रिलेटेड, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आपके पास पूछे जाते हैं। तो ये भी आपका एक क्वेश्चंस एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करता है। बट ये थोड़ा डिफिकल्ट है, पहले आपको क्या करना चाहिए, ये इजी मोड वाले प्रिपेयर करने चाहिए, क्योंकि मैं जस्ट आपको इतना मैं बता रहा हूं कि आपके 60 to 70 मार्क्स जेईई मेंस में इजीली आ सकते हैं फिजिक्स में, अगर आप इस टाइप से प्रिपेयर करोगे। अगर आप डायरेक्ट डिफिकल्ट में टाइम लगा दोगे, कॉन्टिन्यूटी में करोगे, देन यू कांट डू एनीथिंग। ऐसा कुछ नहीं, चैप्टर्स और भी हैं हमारे पास, मैग्नेटिज्म में से भी क्वेश्चन आ सकता है, बट इट बिकम्स डिफिकल्ट। तो मैंने वही इजी मोड में चैप्टर उठाए हैं कि जस्ट बाय एनालाइजिंग द पेपर, जो हमारे 10 इयर्स हैं, जो लास्ट ईयर्स के पेपर हैं, अगर हम उसको एनालाइज करें देन। और कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो नए हैं, वो भी 75 डेज में प्रिपेयर कर सकते हैं। जस्ट करना क्या है, आपने इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से, देन इससे रिलेटेड जो हमारे 10 इयर्स है, जैसे अरिहंत पब्लिकेशंस का जो 10 इयर्स आता है, अगर आप उसको प्रेफर करोगे देन यू कैन डू वेरी बेस्ट। इसके बाद आते हैं हम क्लास 11th में। क्लास 11th में यूनिट एंड डायमेंशन। यूनिट एंड डायमेंशन एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत ज्यादा इजी भी है और स्कोरिंग भी है, आप इसमें बहुत अच्छे मार्क्स ले भी सकते हैं। क्लियर? तो आपको ये टॉपिक अच्छा, और वैसे भी ये हमारी बोर्ड एग्जाम्स में भी हेल्प करता है, क्योंकि यूनिट से रिलेटेड, डायमेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड में भी हमारे पास आ जाता है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस जो है हमारे पास जेईई मेंस में भी देखने को मिलते हैं। तो एक क्वेश्चन डायमेंशन से रिलेटेड हमारे पास आता है, तो ये हमारा टॉपिक बड़ा इजीली और कम टाइम में प्रिपेयर हो सकता है। नेक्स्ट है मेजरमेंट ऑफ द एरर। एरर में आपको पता है कि हाँ कि अबाउट द टाइप्स ऑफ द एरर, एब्सोल्यूट एरर होता है, रिलेटिव एरर होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर होता है, परसेंटेज एरर होता है, और अबाउट द कॉम्बिनेशन ऑफ द एरर कि अगर मैं दो क्वांटिटी को प्लस करूंगा, माइनस करूंगा, ठीक है, और या डिवाइड करूंगा, प्रोडक्ट में लूंगा, तो किस टाइप से मेरे पास एरर आएगा, तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी एग्जाम में आ जाते हैं। तो ये भी हमारे पास इजी मोड में टॉपिक है। ये टॉपिक ऐसे हैं आप कर सकते हो, और जनरली देखा ये जाता है स्टूडेंट जल्दी जल्दी में
ऐसे टॉपिक्स को स्किप कर देते हैं और वो करते नहीं और एग्जाम्स में ये आ जाते हैं। कई बार होता है ना कि इजी की साइड हम ध्यान नहीं देते और वो एग्जाम में आ जाता है, जिससे क्या होती है फिर प्रॉब्लम आती है। नाउ थर्ड इज इंस्ट्रूमेंट्स। इंस्ट्रूमेंट्स में हम सभी टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स ले लेते हैं। इसमें आपके पास जैसे इंस्ट्रूमेंट्स में माइक्रोस्कोप भी आ जाएगा, माइक्रोस्कोप आ गया, टेलीस्कोप आ गया, और इसमें आपके पास एमीटर आ गया, वोल्ट मीटर आ गया, गैल्वेनोमीटर आ गया, पोटेंशियोमीटर आ गया। तो ये सारे जो टॉपिक होते हैं हमारे पास इंस्ट्रूमेंट्स में लाई करते हैं और इन इंस्ट्रूमेंट्स से रिलेटेड आपके पास एक क्वेश्चन कोई आ जाता है। कुछ इंस्ट्रूमेंट्स क्या है हमारे पास 11 से रिलेट करें, कुछ 12, जैसे स्क्रू गॉज है, वर्नियर कैलिपर है, तो आप स्क्रू गॉज भी प्रेफर कर सकते हो, वर्नियर कैलिपर भी प्रेफर कर सकते हो। तो इनसे क्वेश्चन आपके पास एक पूछ लिया जाता है रिलेटेड टू द एक्सपेरिमेंटल क्वेश्चंस। तो बेटा ये जो आपके पास 3 है ये ऐसे हैं जिन्हें आप इजिली वे में प्रिपेयर भी कर सकते हो और इसमें आपके अच्छे मार्क्स आ भी सकते हैं। और जल्दी हम स्किप कर देते हैं जल्दी जल्दी में इसे, तो प्लीज आपने इन्हें स्किप नहीं करना। नाउ नेक्स्ट कम टू द सेक्शन दिस। ये वाला जो टोटली सेक्शन था मैंने इन तीनों को लिया है इजी मोड में, तो इसे मैं एज अ ई मार्क कर रहा हूं। ये मेरे पास इजी मोड का है जो आप इजिली प्रिपेयर कर सकते हो। अब नेक्स्ट हमारे पास आता है थोड़ा मीडियम मोड में। इसमें आते हैं टॉपिक काइनेमेटिक्स से रिलेटेड, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन से रिलेटेड, फ्रिक्शन से रिलेटेड, वर्क, पावर एंड एनर्जी। इनमें से आपके पास एक एक क्वेश्चन आता ही आता है। पर होता क्या है कि जब बच्चा क्या करता है डायरेक्ट जैसे 11th में आता है 10th से, तो उसमें एक्साइटमेंट होती है, वो प्रिपेयर भी करता है। और जब वो प्रिपेयर करता है ना तो वो स्टार्टिंग वाले जो चैप्टर्स हैं वो बहुत अच्छे से प्रिपेयर करता है। लाइक जैसे काइनेमेटिक हो गया, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हो गया, फ्रिक्शंस हो गया, वर्क, पावर एंड एनर्जी हो गया। ये 4 चैप्टर हो गए। तो इन 4 चैप्टर्स को अगर आप अच्छे से करोगे देन आपके अच्छा स्कोर हो सकता है, इसमें आपकी ग्रिप अच्छी हो सकती है। तो काइनेमेटिक्स में से एक क्वेश्चन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में से एक क्वेश्चन और फ्रिक्शन में से हमारे पास एक क्वेश्चन बनता है, वर्क, पावर एंड एनर्जी में से एक क्वेश्चन। मतलब ये अगर आपने पहले किए हैं देन यू कैन डू वेरी वेल। बट कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनके ये टॉपिक्स अच्छे नहीं होते, जैसे काइनेमेटिक्स है वो किसी का अच्छा नहीं होता, बट रोटेशनल मैकेनिक्स एक सबसे बिगेस्ट ट्रबल माना जाता है कॉम्पिटिटिव लेवल पे, तो वो कई बच्चों का अच्छा होता है, ग्रिप बच्चों की उसमें अच्छी होती है। तो बेटर है कि आपको जो टॉपिक अच्छा लगता है आप उसी हिसाब से करें। बट मैं बात कर रहा हूं अबाउट द जी कि स्टूडेंट्स की जो पहले कुछ ही नहीं कर रहे वो कुछ प्रिपेयर कर लें, जिन्होंने ऑलरेडी पहले प्रिपेयर कर रखा है देन वो क्या कर सकते हैं, ये इजी वाले टॉपिक्स अगर कर सकते हैं देन दे कैन डू वेरी वेल इन द एग्जाम्स। तो आपके पास क्या है, ये वाले 4 सेक्शंस आपने प्रिपेयर करने हैं। तो इन्हें मैं जो रखता हूं मीडियम मोड में रखता हूं। नाउ नेक्स्ट इज रोटेशनल मैकेनिक एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रोटेशनल मैकेनिक एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड क्वेश्चन एग्जाम में एवरी ईयर देखने को मिलते हैं। इसमें से 2 क्वेश्चन आपके पास एग्जाम्स में आ जाते हैं। बट ये ऐसा है कि इसे कंप्लीट करना थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि आपको पता है कि टफेस्ट पार्ट कंसीडर किया जाता है। बट कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जिनकी ग्रिप इसमें अच्छी होती है, देन यू कैन डू। बट आप इन टॉपिक्स को तभी टच करना कि जब आपके ये वाले कंप्लीट हो, जिन्होंने पहले प्रिपेयर नहीं किया है। बट जिन्होंने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है देन वो तो ये कर ही लेंगे, उसके साथ वो इजी टॉपिक्स भी अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं, दे कैन यूटिलाइज देयर टाइम। तो आपके पास रोटेशनल मैकेनिक्स है और एक मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। इसमें से जनरली 2 टॉपिक्स आने के चांसेस होते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस। एक है एसएचएम, सिंपल हार्मोनिक मोशन से रिलेटेड 1 या 2 क्वेश्चन एवरी ईयर आता है। कई बार 1 भी आ जाता है, कई बार 2, मतलब ये वेरिएशंस होती है आपके पास। और ऐसे फ्लूइड मैकेनिक्स से रिलेटेड, फ्लूइड मैकेनिक्स में जनरली बर्नौली थ्योरम से रिलेटेड, बर्नौली थ्योरम से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछ ले जाते हैं। उसको कैसे यूज करना है, क्या उसके एप्लीकेशंस हैं, वो जनरली एमसीक्यू प्रॉब्लम में पूछ ले जाते हैं। तो इसमें से भी 1-2 क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं।
थर्मोडायनेमिक्स में से एक या दो क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही है, तो आपने क्या करना है, ये टॉपिक्स भी अच्छे से प्रिपेयर करने हैं। बट अगर आप ये टॉपिक्स प्रिपेयर कर रहे हो, या आप तभी प्रिपेयर करना अगर आपके अच्छे से प्रिपेयर होते हैं, बिकॉज हमें इसमें करने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, और हम टोटली अगर टाइम इस तरह से वेस्ट कर देंगे तो हम अपने एग्जाम में अच्छा नहीं कर पाएंगे। तो बेटर है कि आप ये बाद में करना, और जिन्होंने ऑलरेडी कर रखे हैं देन देयर इज नो बिग इश्यू कि उन्होंने पहले कर लिए हैं, देन दे कैन डू द प्रैक्टिस। वो क्या कर सकते हैं, जो लास्ट ईयर्स के एग्जाम्स हैं जो हो चुके हैं उनको अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, ताकि उन्हें पता चल जाए कि उन्हें कितना आता है और कितने आगे प्रैक्टिस की जरूरत है। तो वो ये वाले टॉपिक्स क्या कर सकते हैं, इसमें प्रिपेयर कर सकते हैं। अब स्टूडेंट हम आते हैं कि हमारे अप्रोक्सीमेटली अगर हम एक नया स्टूडेंट प्रिपेयर करता है, या जिसने पहले से ज्यादा प्रिपेयर नहीं किया है, तो उसके अप्रोक्सीमेटली कितने क्वेश्चन इसमें से प्रिपेयर हो जाते हैं। एक तो देखिए क्वेश्चन हमारा यहां से प्रिपेयर हो गया, एक यहां से, 3 क्वेश्चन यहां से प्रिपेयर हो गए, और 1 क्वेश्चन इस सेक्शन से प्रिपेयर हो गया। तो हमारे पास कितने हो गए, 2 + 3 5 6। यहां तक हमारे कितने क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं, 6 क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाते हैं यहां तक। अभी हम ये वाले टॉपिक नहीं कर रहे क्योंकि ये थोड़ा डिफिकल्ट मोड पे है। और 1 2 3 4 5 6 7 यहां तक हमारे क्या होते हैं, 7 क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाते हैं। मतलब अगर हम हिसाब लगाएं, और ये लेंथी चैप्टर है, बट अगर आपके पास टाइम है देन आप इसको भी इंक्लूड कर सकते हो। तो हमारे यहां तक इलेक्ट्रोस्टैट तक हो जाते हैं 7। तो 7 + 7 टोटल आपके कितने क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाते हैं, 14 क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाते हैं। तो मैंने वही चीज कही है कि अगर आप प्रॉपर प्लानिंग के हिसाब से चलते हो तो आपके लगभग इतने क्वेश्चंस प्रिपेयर हो जाएंगे। आपको इतना डिफिकल्ट मोड में आने की जरूरत नहीं है। जैसे बच्चों को होता है रोटेशनल मैकेनिक तो जी करना पड़ेगा, वो तो एग्जाम्स में आएगा ही आएगा, उसमें से तो काफी क्वेश्चंस आते हैं, बट यू विल गेट कंफ्यूज, वो नहीं हो पाएंगे क्योंकि वो थोड़ा डिफिकल्ट मोड पे है। तो अगर आपने वो प्रिपेयर कर रखे हैं पहले से देन इट्स ओके। मतलब कईयों का होता है ऐसा कि काइनेमेटिक सेक्शन अच्छा नहीं होता, रोटेशनल मैकेनिक अच्छा होता है, कईयों का रोटेशनल मैकेनिक अच्छा नहीं होता, वो होता है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस देखने को मिलता है बच्चों का ये वाला सेक्शन ज्यादा अच्छा होता है, मीडियम, और ये जो हार्ड वाला सेक्शन है जिसे मैं H से डिनोट कर देता हूँ, वो बहुत कम प्रिपेयर करते हैं। मतलब बच्चे मेनली इससे डरते हैं। तो प्लीज अच्छे से करना, 12th पे ज्यादा फोकस करना। क्यों? क्योंकि 12th का आपने बोर्ड का एग्जाम भी दिया है, देन आप अच्छा कर सकते हो। बट कुछ स्टूडेंट जो होते हैं वो ड्रॉपर होते हैं, तो उन्हें 3 इयर्स हो गए हैं बेचारों को प्रैक्टिस करते हुए, देन यू हैव टू फोकस। मतलब आपने 11th को भी 12th को भी अच्छे से प्रिपेयर करना है और अपना टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं कर। आई होप कि जितने भी इंफॉर्मेशन मैंने आपको ये सारी इंफॉर्मेशन दी है ये आपके लिए यूजफुल होगी, और आप अपने एग्जाम्स में, जेईई मेंस में आप इसे अच्छे से यूटिलाइज करोगे। होप फॉर द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक टू ऑल।